ओके, आई एम विजिबल। मैं विजिबल भी हूँ। यस, बोलो भाई। am I visible? जानवी, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। यस 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 यस। ओके, यस, जय माता दी। सबसे पहले दोस्तों, जो आज का सेशन है, मैं आपको कह रहा हूँ, आज के सेशन में जो कंसेप्ट हमें देखने हैं, आज के सेशन में कंसेप्ट कौन से देखने हैं? हमें कंसेप्ट देखना है डीमर्जर। फिर हमें देखना है डीमर्जर के चार डिफरेंट टाइप्स। चार टाइप्स में हमें डिस्कस करना है स्पिन ऑफ, फिर हमें डिस्कस करना है स्प्लिट ऑफ, फिर डिस्कस करना है डिवेस्टिचर, फिर डिस्कस करना है इक्विटी कार्व आउट। डीमर्जर, उसके टाइप्स, उसके बाद डिस्कस करना है एक इंपॉर्टेंट टर्म, आपने इनकम टैक्स में पढ़ा ना, स्लम सेल, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे जॉइंट वेंचर के बारे में, फिर स्ट्रेटेजिक अलायंस के बारे में, और फिर रिवर्स मर्जर के बारे में डिस्कस करेंगे। इन द सेंस, ये जो कंसेप्ट मॉडल में दिए ना, पहले ये मॉडल से पढ़कर इन कंसेप्ट को लिखने के बजाय पहले हम सिंपल टर्म्स में समझकर ये कंसेप्ट पहले लिख लेते हैं। और जैसे हम डीमर्जर को पहले मैं आपको सिंपल टर्म्स में बताऊंगा, लिख कर दूंगा डीमर्जर के बारे में, और फिर हम मॉडल को जाकर वहां पर डीमर्जर के जो कंसेप्ट हमने लिखे बराबर से मॉडल को रेफर करेंगे, और बराबर से हमने पूरा क्रक्स कवर किया कि नहीं वो चेक करेंगे। इज दैट क्लियर? तो एक बार सब लोग थम्स अप कर दो, हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं क्विकली। अच्छा, चैट्स रीसेट कर दो। कर दिया, चैट्स को रीसेट कर दिया दोस्तों। तो अभी के सेशन में, अभी आपके नोट्स में आप सबसे पहले लिखो वहां पर, हेडिंग दो, व्हाट इज डीमर्जर, क्वेश्चन मार्क, एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट टाइप्स। एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, देखो हमने डिस्कस किया था कि अमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन, डीमर्जर, ये सारे मर्जर के ही पार्ट्स है। तो अमालगमेशन और एब्जॉर्प्शन में और डीमर्जर में एक डेफिनेटली एक डिफरेंस तो ये है कि अमालगमेशन में दो कंपनीज एक साथ आकर एक नई कंपनी फॉर्म हो रही है। एब्जॉर्प्शन में एक कंपनी दूसरे को क्या कर रही है? टेक ओवर कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है। बट अब देखना, अमालगमेशन में क्या होता है, वो एक कंपनी वाइंड अप होती है। क्या होती है? वाइंड अप होती है। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? एक कंपनी वाइंड अप होती है। अमालगमेशन में दोनों कंपनीज वाउंड अप होती है और एक नई कंपनी फॉर्म होती है। एब्जॉर्प्शन में एक कंपनी वाउंड अप होती है, ट्रांसफर कंपनी, और ट्रांसफर कंपनी बनी रहती है। यस और नो? अमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन में? अरे बोलो भाई। डीमर्जर में ऐसा नहीं होता है। डीमर्जर में होता क्या है, एक कंपनी के कई अलग अलग टुकड़े होते हैं, और ये जो भी डीमर्जर हो रहा है, वो जो कंपनी है गोइंग कंसर्न बेसिस पर ही होती है। मतलब कंपनी जब गोइंग कंसर्न बनी रहती है, तभी उस कंपनी को स्प्लिट किया जाता है, हाइव ऑफ किया जाता है इन वेरियस डिफरेंट बिजनेसेस और अंडरटेकिंग्स। कंपनी अपने अलग अलग बिजनेसेस को डीमर्ज कर देती है, मतलब सेपरेट करके एक नई एंटिटी फॉर्म करती है। इसके पीछे का मेन पर्पस क्या होता है? टू एनकैश द ब्रांड इमेज, जिससे डेफिनेटली इंडिविजुअली कंपनी का शेयर प्राइस अगर मान लो 2000 रुपए है, उसका डीमर्जर हो गया, चार कंपनीज बन गई, और हर एक कंपनी का रेट मान लो कल को हो गया 750 रुपए, तो 2000 रुपए इंडिविजुअली ग्रुप कंपनी एक साथ था, और जब अलग हो गई तो चारों का लगभग 750 हो गया, तो 3000 रुपए हो गया। तो ये डीमर्जर करने से क्या हो गया? वैल्यू अनलॉकिंग हो जाता है। तो डीमर्जर करने के पीछे मेन रीजन होता है वैल्यू अनलॉकिंग करना, और हम कहते हैं उस पर्टिकुलर एंटिटी को फ्रीडम देना जिसको सेपरेट किया गया है। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था फेमस इंडियन डीमर्जर रिलायंस इंडस्ट्रीज का, वो एग्जांपल भी हम यहाँ पर बाद में लिखेंगे, जो फेमस एग्जांपल स्प्लिट ऑफ का होता है, देखेंगे। व्हाट इज डीमर्जर, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स। तो उसमें मेरे साथ लिखो सब लोग, पॉइंट नंबर 1 पहले, डीमर्जर इज एन अरेंजमेंट, डीमर्जर is an arrangement, please properly लिखो, demerger is an arrangement whereby some part, हम समझ कर लिख रहे, some part or undertaking of one company, some part or undertaking of one company is
transferred to another company. Some part or undertaking of one company is transferred to another company which operates completely separate from the ओरिजिनल कंपनी। अब यहां पर सवाल यह आता है, सर आपने लिखा है डीमर्जर इज एन अरेंजमेंट वेयर बाय सम पार्ट और अंडरटेकिंग। अरेंजमेंट मतलब कोई तो एग्रीमेंट है, कोई तो कॉन्ट्रैक्ट है, सम पार्ट और अंडरटेकिंग। तो क्या हम, मेरा सवाल यह है, डीमर्जर में क्या कोई कंपनी अपने कुछ असेट्स को अपने बिजनेस से अलग करके एक अलग एंटिटी फॉर्म कर सकती है डीमर्जर में? क्या सम पार्ट ऑफ अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड अंडरटेकिंग? यस, अंडरटेकिंग का मतलब क्या हुआ? आप सबने सीलो पढ़ा है ना, अंडरटेकिंग किसे कहते हैं? ओके, अंडरस्टैंड। अंडरटेकिंग मतलब क्या होगा? वो है, वो कंपनी का कोई बिजनेस यूनिट होगा, कोई डिवीजन होगा, या कोई एक सेपरेट कंपनी का हम कह सकते हैं यूनिट, डिवीजन और एंटिटी होगा कंपनी के अंदर, एक सेपरेट पार्ट होगा, एंटिटी होगा, या फिर यूनिट और डिवीजन होगा। कंपनी अपने कुछ असेट्स को अलग करके उसको डीमर्जर नहीं कह सकती। अगर कंपनी ने अपने कुछ असेट्स को बेचा तो उसे डीमर्जर के जगह क्या किया जाएगा? डिवेस्टमेंट कहा जाएगा। समझ रहे क्या? अपने कुछ असेट्स को बेचा, उसे डिवेस्टमेंट कहा जाएगा। बट कंपनी ने एक पर्टिकुलर अपने ब्रांच को और पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट को और पर्टिकुलर डिवीजन को ही क्या कर दिया? अलग कर दिया, तो उसे डीमर्जर कहेंगे। तो डीमर्जर में वो अंडरटेकिंग होनी चाहिए जिसके असेट्स हो, लायबिलिटीज हो, उसके क्रेडिटर्स होने चाहिए, डेटर्स होने चाहिए, वो अंडरटेकिंग होनी चाहिए। आर यू गेटिंग? अंडरटेकिंग का मतलब some part or undertaking of one company is transferred to another company। अभी ट्रांसफर टू अनदर कंपनी का है which operates completely separate from the original company। ये जो अनदर कंपनी ना, इसमें हम पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे। पॉइंट नंबर 2, the company to which the undertakings are transferred is called the resulting company। The company to which the undertaking is transferred is called resulting company। मतलब डीमर्जर में जो नई एंटिटी फॉर्म होती है, जो ओरिजिनल कंपनी पेरेंट कंपनी से जो अलग अलग एंटिटीज फॉर्म की जाती है, डीमर्ज की जाती है, जो रिजल्टिंग, उसे क्या कहते हैं? रिजल्टिंग कंपनी। जिस कंपनी को वो अंडरटेकिंग ट्रांसफर की जाती है वो कंपनी क्या कहलाती है? रिजल्टिंग कंपनी। समझ रहे ना? रिजल्टिंग कंपनी। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, the transfer of the undertaking is on a going concern basis। ये जो भी ट्रांसफर हो रहा है, खास बात क्या है? अमालगमेशन में एब्जॉर्प्शन में फर्क है ना, वो वाउंड अप होने के बाद अमालगमेशन हो रहा था, वाउंड अप होने के बाद एब्जॉर्प्शन हो रहा था। यहाँ पे जो भी ट्रांसफर हो रहा है वो कैसे हो रहा है? गोइंग कंसर्न बेसिस पर हो रहा है। ये तीनों पॉइंट्स डीमर्जर के मीनिंग को समझने के लिए सफिशिएंट है। यस और नो? ये तीनों पॉइंट्स बोलो मुझे। इन तीनों पॉइंट से डीमर्जर क्लियर होता है। अब सवाल ये आता है कि सर आपने कहा कि एक अंडरटेकिंग को एक पर्टिकुलर कंपनी क्या करती है? एक अरेंजमेंट के तहत अपने बिजनेस को क्या करती है? ट्रांसफर करती है। और आपने कहा ये अंडरटेकिंग जो होगा, हम कहते हैं एक तो पार्ट ऑफ द अंडरटेकिंग होगा, एक पार्शियल बिजनेस होगा, या एक यूनिट और डिवीजन होगा, या कोई बिजनेस एक्टिविटी कैरी आउट होगी। अंडरटेकिंग में क्या होता है? पार्ट ऑफ द अंडरटेकिंग कोई यूनिट और डिवीजन हो सकता है, या कोई बिजनेस एक्टिविटी कैरी आउट करने वाली कंपनी होगी जिसको ट्रांसफर किया जा रहा है। सवाल ये आता है, एग्जाम्पल में स्क्रीन पर फ्रेम कर रहा हूं, लिखना कुछ नहीं, पहले समझने के लिए इस डीमर्जर को कैसे किया था। कोई लिखेगा नहीं आंसर में, आपको अलग से लिखना है, स्क्रैप में आप लिख सकते हो जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। मान लो एक, जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे, एक कंपनी है
एबीसी लिमिटेड फॉर एग्जांपल, इसने अपने बिजनेस को डीमर्ज कर दिया 3 अलग कंपनीज में, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड में। कंपनी ने डीमर्जर किया ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड में। एबीसी लिमिटेड कंपनी है और उसने अपने, हम कहेंगे एबीसीडी लिमिटेड, चलो एबीसीडी लिमिटेड कंपनी है और उसने अपने कुछ बिजनेसेस को, कुछ यूनिट्स को, कुछ डिविजन्स को अलग कर दिया ए, बी और सी लिमिटेड में। ओरिजिनल कंपनी भी है, हम कहेंगे दिस इज द अंडरटेकिंग, और ये सारी ए लिमिटेड, बी लिमिटेड कौन है? रिजल्टिंग कंपनीज। अब मेरा सवाल आप सबको ये है, यहां पर एबीसी लिमिटेड ने जब अपना कुछ बिजनेस डीमर्ज करके ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड में ट्रांसफर कर दिया, तो यहां पर ये जो डीमर्जर है वो कैसे कैरी ऑन होगा? जैसे अमालगमेशन होता था वैसे कुछ होगा। मान लो ऑल द असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ए लिमिटेड जो एबीसीडी में थे, जो ए लिमिटेड यूनिट के एबीसीडी में असेट्स थे वो ए लिमिटेड को ट्रांसफर होंगे, जो ए लिमिटेड के लायबिलिटीज एबीसीडी में थे वो ए को ट्रांसफर होंगे, जो बी के असेट्स थे वो बी को ट्रांसफर होंगे, डेफिनेटली एट बुक वैल्यू होंगे, डीमर्जर के वक्त का जो बुक वैल्यू उसी में होगा, जो बी के लायबिलिटीज वो बी को ट्रांसफर होंगे, जो सी के असेट्स और लायबिलिटीज वो सी को ट्रांसफर होंगे। ये सबको क्लियर है? मेरा सवाल ये है, व्हाट अबाउट द कॉमन लायबिलिटीज? जो कॉमन लायबिलिटीज है एबीसी लिमिटेड की, एबीसी लिमिटेड एज अ होल अंडरटेकिंग के कुछ बोरोइंग्स होंगे जो उन्होंने इन जनरल यूज किए होंगे, जनरल लायबिलिटीज होंगे, उन जनरल लायबिलिटीज को कैसे, उन जनरल लायबिलिटीज और असेट्स को, जनरल असेट्स को क्या वो भी ए और बी और सी को ट्रांसफर किया जाएगा? मेरा सवाल ये है। देखो, जो ए के इंडिविजुअल असेट्स और लायबिलिटीज है वो तो ए को मिलेंगे, जो बी के इंडिविजुअल असेट्स लायबिलिटीज है वो बी को मिलेंगे, जो सी के इंडिविजुअल असेट्स लायबिलिटी वो सी को मिलेंगे। बट मेरा पॉइंट ये है, जो कॉमन असेट्स और लायबिलिटीज है एबीसी लिमिटेड के, उसका क्या होगा? आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। उसका क्या होगा? जो कॉमन असेट्स और लायबिलिटीज का क्या? ओके, उसको प्रोपोर्शनेटली डिवाइड किया जाएगा, सौम्या का कहना है। प्रोपोर्शनेटली मतलब कैसे सौम्या? प्रोपोर्शनेटली मतलब क्या? डेफिनेटली प्रोपोर्शनेटली मतलब इन कंटेक्स्ट टू द टोटल असेट्स, मतलब असेट्स डिवाइड करना है तो जो टोटल असेट्स ए के होंगे, ए के जो मान लो असेट्स है वो अगर 30 है और कंपनी के टोटल असेट्स अगर 100 है, टोटल असेट्स अगर 100 है तो उसमें से ए को हम कह सकते हैं 30% असेट्स मिल जाएंगे। ए के असेट्स के अलावा जो कॉमन असेट्स बता रहा हूं मैं, कॉमन असेट्स क्या है? 100 है और ए के असेट्स क्या थे? 30 थे। बी के असेट्स मान लो 25 थे तो बी को 1/4 मिलेगा। सी के असेट्स मान लो 40 थे तो सी को 40% मिलेगा। सबको समझ रहा ना? मतलब ए के असेट्स जो है वो कॉमन असेट्स के प्रोपोर्शन में कितने थे उतने ए को मिलेंगे। बी के असेट्स, बी के टोटल असेट्स के प्रोपोर्शन में कितने थे वो बी को मिलेंगे। सेम थिंग सी को मिलेगा। और सेम थिंग लायबिलिटीज का होगा। अच्छा, तो ये भी आपको समझना है, जब एक रिजल्टिंग कंपनी बनती है तो उस रिजल्टिंग कंपनी को सिर्फ उसी के असेट्स और लायबिलिटीज ट्रांसफर नहीं होते, उसके अलावा जो अंडरटेकिंग है उसके जो कॉमन असेट्स लायबिलिटीज है उनको भी अपोर्शन करना पड़ेगा, उनको भी ट्रांसफर करना पड़ेगा ऑन अ प्रो राटा बेसिस, ऑन अ प्रोपोर्शनेट बेसिस। फिर एक सवाल आता है यहां पर, ये जो डीमर्जर करना है क्या इसके लिए भी शेड्यूलर्स का अप्रूवल लगेगा? यस लगेगा। हम कहते हैं अगेन एटलीस्ट 3/4 ऑफ द शेड्यूलर्स ऑफ द अंडरटेकिंग मस्ट गिव द अप्रूवल। यहां पर भी वही है, एटलीस्ट 3/4, मतलब जो अमालगमेशन में था वही यहां पर है, सिर्फ डीमर्जर में अलग अंडरटेकिंग फॉर्म हो रही है। सबको आइडिया आ गया? अरे बोलो भाई। अच्छा, अगर कोई अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन होगा या एक्यूमुलेटेड लॉसेस होगा, हमने तो असेट्स और लायबिलिटीज की बात की, कोई अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन होगा, एक्यूमुलेटेड लॉसेस होगा, उसको भी अपोर्शन किया जाएगा उन रिजल्टिंग कंपनीज को, डेफिनेटली अगेन इन द प्रो राटा बेसिस, प्रोपोर्शनेट बेसिस। ये आपको समझना है। इन शॉर्ट, डीमर्जर जब होता है तो जो पेरेंट कंपनी है, जो अंडरटेकिंग है, उसके टोटल असेट्स और लायबिलिटीज का डीमर्जर होगा। आप ये नहीं कहोगे चलो डीमर्जर हुआ ना, ए के असेट्स और लायबिलिटीज ए को मिल गए, हो गया डीमर्जर। नहीं, टोटल एबीसी लिमिटेड के जो टोटल असेट्स है, जिसमें ए की भी असेट्स होंगे और एबीसी के जो टोटल असेट्स है उनका भी डीमर्जर में क्या होगा? ए लिमिटेड को हिस्सा मिलेगा। ए लिमिटेड को सिर्फ मलाई नहीं मिलेगी, एबीसी लिमिटेड के लायबिलिटीज होंगे तो वो भी मिलेंगे, असेट्स होंगे तो वो भी मिलेंगे, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन होगा वो भी मिलेगा। तो भैया डीमर्जर कंसेप्ट में आपको ये 3 पॉइंट याद रखने हैं। बाकी जो इसके अलावा आपके नोट्स में दिया है ना,
सब कुछ जो मेंशन किया है वो सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए। इन 3 पॉइंट्स के बाद नीचे उधर आप सिर्फ लिखो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल जो हमने कहा, रिलायंस इंडस्ट्रीज demerged into, आप लिखो RIL, रिलायंस कम्युनिकेशन वेंचर्स लिमिटेड, रिलायंस एनर्जी वेंचर्स लिमिटेड, रिलायंस कैपिटल वेंचर्स लिमिटेड, रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेस लिमिटेड। नाउ विल बी सरप्राइज्ड, ये जब डीमर्जर हुआ था रिलायंस इंडस्ट्रीज का, तो इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL, ये हमारे हम कह सकते हैं मुकेश भाई को मिली थी, और ये बाकी सारी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस एनर्जी, रिलायंस कैपिटल वेंचर, रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड, ये सारी कंपनीज अनिल अंबानी को मिली थी। डीमर्जर में रिलायंस इंडस्ट्रीज का धीरूभाई अंबानी के डेथ के बाद 2002-3 साल बाद 2003-4 में जब डीमर्जर हुआ, एक कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज का, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये मुकेश अंबानी को मिली, और ये बाकी सारी कंपनीज अनिल अंबानी को मिली। रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस एनर्जी, रिलायंस कैपिटल वेंचर्स, रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड। तो ये डीमर्जर का बेस्ट एग्जांपल है जो हम कह सकते हैं। तो व्हाट इज डीमर्जर वी हैव डिस्कस्ड। आपके मॉड्यूल में आते हैं, लेट अस हैव अ ओवरलुक क्विकली, और वहां पर जो पॉइंट्स है पढ़ते हैं। कोई एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आपको नहीं समझा है पढ़ते हो तो मुझे बता दो। क्लियर है? जेएमडी बोल दो, हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। डीमर्जर को लेकर 3 पॉइंट्स और एग्जांपल हमने बता दिया। अब जो भी हम पढ़ेंगे उसमें यही 3 पॉइंट और एग्जांपल समरी है। इसके अलावा कुछ और लिखना है तो मुझे बोल दो, उसके अलावा कुछ और लिखना है तो मुझे बता देना, पूछ देना। देखते हैं, इट इज अ बिजनेस स्ट्रेटेजी इन विच अ सिंगल बिजनेस इज ब्रोकन इनटू कंपोनेंट्स। वही बात अलग अलग ढंग से प्रेजेंट की है। आइदर टू ऑपरेट ऑन देयर ओन, to be sold or to be dissolved. A demerger allows a large company such as a conglomerate to split off its various brands, to invite or prevent an acquisition, to raise capital by selling off components that are no longer part of the business core product line, or to create separate legal entities to handle different operations. मैं कहूंगा पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। सर आपने ये लिखकर क्यों नहीं दिया? टू invite or prevent an acquisition, to raise capital by selling off components that are no longer part of business core product line, or to create separate legal entities to handle different operations। यही तो हम डीमर्जर के टाइप्स में पढ़ने वाले ना, इक्विटी कार्व आउट, स्प्लिट अप, स्पिन ऑफ, डिवेस्टिचर, उसमें यही तो पढ़ेंगे। तो ये वहां पर लिखने वाले, इसलिए यहाँ पर लिखा नहीं है, उन्होंने सिर्फ यहाँ पे मेंशन किया है। क्लियर है भाई सबको? इधर डिस्कनेक्ट हो गया मेरे पास, आई डोंट नो। आगे बढ़ते हैं। डीमर्जर इज एन अरेंजमेंट वेयर बाय सम पार्ट और अंडरटेकिंग ऑफ वन कंपनी इज ट्रांसफर टू अदर कंपनी व्हिच ऑपरेट्स कंप्लीटली सेपरेट फ्रॉम द ओरिजिनल कंपनी। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है जो हमने लिखा है। शेयरहोल्डर्स ऑफ द ओरिजिनल कंपनी आर यूजुअली गिवन एन इक्विवेलेंट स्टेक ऑफ ओनरशिप इन द न्यू कंपनी। The contracts relating to the demerged undertaking will get automatically transferred to the resulting company unless the underlying contract has stipulated specific restrictions. A demerged company is said to be one whose undertaking is transferred to another company, and the company to which undertakings are transferred is called resulting company. ये हमारा point number 2. The company to which undertakings are transferred is called resulting company. It is a process of reorganizing a corporate structure whereby a capital stock of a division or subsidiary, it is a process of reorganizing a corporate structure whereby a capital stock of a division or subsidiary of a corporation of a newly affiliated company is transferred to the shareholders of existing company. वही बात अलग ढंग से प्रेजेंट की है। अभी तक के इस पूरे डिस्कशन में 2 पॉइंट्स है, 2 पॉइंट्स हमने लिखे हैं। क्लियर है? तो एक थम्स अप कर दो, आगे बढ़ते हैं। Demerger under section 2 subclause 19A of the Income Tax Act means the transfer pursuant to a scheme of arrangement under section 232 of the Act
कुछ ही स्टूडेंट्स थम्स अप कर रहे हैं, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सबको रिप्लाई किया करो। मैं आपको देख नहीं पाता हूँ, आपके कमेंट्स ही मेरे लिए संजीवनी है, वही मेरे लिए एक डायरेक्शन है कि आप लोग मेरे साथ हो। Demerger under Section 219A of Income Tax Act means the transfer pursuant to a scheme of arrangement under Section 232 to 32 of the Act by demerged company of its one or more undertaking to the resulting company in such a manner। तो भैया ये जो हम देख रहे हैं ना, ये इनकम टैक्स एक्ट के तहत अंडर सेक्शन 219A एंड कंपनीज एक्ट का सेक्शन 232 ऑफ द एक्ट, इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डीमर्जर होता है उसमें क्या होता है, हम कहते हैं ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ द अंडरटेकिंग being transferred becomes the property of the resulting company. Then all the liabilities relatable to undertaking become the liabilities of the resulting company. Then the property and liabilities of the undertaking or undertakings are transferred at values appearing in the books of account। भाई इसमें क्या पढ़ा है हमने कि सारी प्रॉपर्टी जो उस अंडरटेकिंग की है वो अब रिजल्टिंग कंपनी की बन जाएगी, जो सारी लायबिलिटीज उस अंडरटेकिंग की थी वो अब रिजल्टिंग कंपनी की बन जाएगी। कौन से अंडरटेकिंग बीइंग ट्रांसफर्ड, ध्यान रखना अंडरटेकिंग बीइंग ट्रांसफर्ड। तो भैया एबीसीडी लिमिटेड में ए के जो प्रॉपर्टीज थी, ए की जो लायबिलिटीज थी वो ए की बन जाएगी और ये प्रॉपर्टी लायबिलिटीज एट बुक वैल्यू होगी। फिर आगे दिया द रिजल्टिंग कंपनी इश्यूज in consideration of the demerger its shares to the shareholders of the demerged company on a proportionate basis except where the resulting company itself is the shareholder of the demerged company। shareholders holding, point number 4 shareholders holding not less than 3/4 in value of shares in the demerged company become shareholders of the resulting company or companies by virtue of the demerger otherwise than as a result of acquisition of property or assets of the demerged or any undertaking thereof by the resulting company। In short हम कहेंगे shareholders holding not less than 3/4 in value of the shares in the demerged company become shareholders of the resulting company or companies by virtue of the demerger। The transfer of undertaking is on a going concern basis। ये हमारा पॉइंट नंबर 3 था। तो भैया आपको इतना याद रखना है, ये जो ऊपर के पॉइंट्स थे 1 to 5 ये लगभग सेम थे जो अमालगमेशन में, द ओनली डिफरेंस इज अमालगमेशन में वो वाउंड अप थी और यहाँ पर ये क्या है ऑन अ गोइंग कंसर्न बेसिस है। क्लियर है क्या सबको? अरे बोलो भाई। तो ये हमें अलग से वापस लिखने की जरूरत नहीं है, जो अब उधर पॉइंट नंबर 3 से वो है वो लिखा है हमने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब उन्होंने क्या किया है, उन्होंने वहां पर इन सारे डीमर्जर इज एज पर सेक्शन 72A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। फिर अंडरटेकिंग किसे कहते हैं, मैंने आपको कहा था अंडरटेकिंग इंक्लूड्स एनी पार्ट ऑफ एन अंडरटेकिंग और अ यूनिट ऑफ अ डिवीजन ऑफ एन अंडरटेकिंग और अ बिजनेस एक्टिविटी। अंडरटेकिंग में इंडिविजुअल असेट्स और लायबिलिटीज नहीं आती है, ये वो कहते हैं। लायबिलिटीज में वो सारे लायबिलिटीज आएंगे जो उस कंपनी के हैं और अदर देन दैट जो मल्टीपल बोरोइंग्स है हम कहते हैं उनको in the same proportion with the value of assets transferred in demerger based to total value of assets of such demerged company। तो लायबिलिटीज को भी उसी प्रोपोर्शन में ट्रांसफर किया जाएगा जिस प्रोपोर्शन में असेट्स बेयर कर रहे थे। फिर हम कहते हैं एक्यूमुलेटेड लॉसेस और अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है उसको भी हम कहते हैं जो उस रिजल्टिंग कंपनी के थे वो तो ट्रांसफर होंगे, उसके अलावा जो कॉमन थे उनको इन द सेम प्रोपोर्शन में द असेट्स ऑफ द अंडरटेकिंग हैव बीन रिटेन्ड बाय द डीमर्ज्ड कंपनी एंड ट्रांसफर्ड टू द रिजल्टिंग कंपनी। मतलब लायबिलिटीज हो या एक्यूमुलेटेड लॉसेस हो या अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन हो, इन सब को जो असेट्स उस रिजल्टिंग कंपनी होल्ड कर रहा था इन प्रोपोर्शन टू द टोटल असेट्स ऑफ द डीमर्ज्ड कंपनी उस प्रोपोर्शन में ट्रांसफर होगा। जो असेट्स रिजल्टिंग कंपनी होल्ड कर रहा था इन प्रोपोर्शन टू द टोटल असेट्स ऑफ द डीमर्ज्ड कंपनी उस प्रोपोर्शन में ट्रांसफर होगा। लायबिलिटीज भी उस प्रोपोर्शन में ट्रांसफर होगा, एक्यूमुलेटेड लॉसेस भी उस प्रोपोर्शन में ट्रांसफर होगा, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन भी, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। समझा ना भाई? और फिर नीचे सीधा एग्जांपल दिया है, जो एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज का दिया है हम वो एग्जांपल लेंगे, बाकी का एग्जांपल हो फाइजर और उसका नहीं लेंगे। तो डीमर्जर का स्पिन ऑफ स्प्लिट अप इतना नहीं है, और भी टाइप से हम डिस्कस करेंगे। सो डीमर्जर के इस 2 पेजेस में जो दिया है वो एग्जैक्टली 3 पॉइंट में हमने कवर किया। व्हाट इज डीमर्जर का, तो वो 3 पॉइंट लिखने के और एग्जांपल दे देगा व्हाट इज डीमर्जर का। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ डीमर्जर। टाइप्स ऑफ डीमर्जर, टाइप्स ऑफ डीमर्जर में हम पहला टाइप जो लिखेंगे वो है डिवेस्टिचर। ध्यान रखना डिवेस्टिचर का और एक नाम है, उसको हम बिजनेस सेल भी कहते हैं, उसको हम बिजनेस सेल भी कहते हैं, also known as बिजनेस सेल।
डिवेस्टिचर का एग्जांपल आप मुझे दो, जो मैंने आपको ऑलरेडी पिछले 3-4 लेक्चर में दिया हुआ है। डिवेस्टिचर लिखते वक्त आई वांट योर एग्जांपल इन द कमेंट बॉक्स। इट मींस selling or disposal of assets of the company. Yes, very good, Prakash. Or any of its business, any of its business undertakings, any of its business undertakings, public divisions, comma, usually for cash, ब्रैकेट में, or a combination of cash and debt, full stop. So selling or disposal of assets of the company or any of its business undertakings or division. उस कंपनी के असेट्स को बेचना या उसके क्या बिजनेस अंडरटेकिंग और डिवीजन के असेट्स को बेचना, किसके अंदर बेचना? फॉर कैश, यूजुअली फॉर कैश। तो एक तो कंपनी की खुद के असेट्स या उसके अंडरटेकिंग के असेट्स को बेचना, उसे डिवेस्टिचर कहते हैं, उसे डिवेस्टिचर कहते हैं। उसके नीचे आप लिखो सब लोग, रीजंस फॉर डिवेस्टिचर्स। कोई बोलेगा कंपनी डिवेस्ट क्यों करती है, व्हाट आर द रीजंस ऑफ डिवेस्टिचर? कोई एग्जांपल देगा? हमने तो अभी ये एल&टी सीमेंट को बताया, बट कोई एग्जांपल देगा क्या डिवेस्टिचर क्यों करती है कोई कंपनी? डिवेस्टिचर क्यों करती है? रीजन फॉर डिवेस्टमेंट, ऐसा डिवेस्टमेंट क्यों करेगी कंपनी? अपने एग्जिस्टिंग असेट्स को क्यों बेचेगी या अपने अंडरटेकिंग किसी असेट्स को क्यों बेचेगी? बोलो क्यों करेगी कंपनी ऐसा? लॉस मेकिंग होंगी, करेक्ट। एक तो लॉस मेकिंग होंगे, वेरी गुड, या फिर उस बिजनेस में, यस वेरी गुड। किसने लिखा है ये? कार्तिक ने, परफेक्ट। फोकस करना कोर बिजनेस के ऊपर फोकस करने के लिए एल&टी का वही रीजन था ना। एल&टी सीमेंट लॉस मेकिंग नहीं था, एल&टी को अपने कोर बिजनेस पर फोकस करना था, इसलिए किया था डिवेस्टिचर। तो एक तो लॉस मेकिंग हुआ इसलिए करते हैं, या कोर बिजनेस पर फोकस करने के लिए करते हैं, या फिर जो नया जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है जो डिवेस्ट कर रहे हैं उसमें टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन की जरूरत है और इनके पास अभी इतना पैसा नहीं है उसको टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड करने के लिए, इसलिए डिवेस्ट करते थे। या फिर उनके पास बेटर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है, या फिर उस बिजनेस में बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया है और कंपटीशन को मीट नहीं कर पा रहे, या उस बिजनेस में बहुत ज्यादा लीगल प्रेशर्स है, लीगल कंप्लायंसेस है, और लीगल कंप्लायंसेस में वो उसको हैंडल नहीं कर पा रहे, या उस बिजनेस को वो जो डिवेस्ट कर रहे हैं उस बिजनेस को अपने कोर बिजनेस के साथ वो इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे, या उस बिजनेस के कंटिन्यूअसली नेगेटिव कैश फ्लोज आ रहे हैं, लॉस नहीं है बट नेगेटिव कैश फ्लोज है। भैया ये अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। तो रीजन फॉर डिवेस्टिचर में आप लिखो ऐसा लिखो, लॉस मेकिंग, ऐसा लिखो वहां पर, अब लिखो ह्यूज लॉस है, ऐसा लिखो ह्यूज लॉसेस। Then number 2, negative cash flows persistently मतलब क्या? continuously। तब डिवेस्ट क्या था, एक बार होने से नहीं होता है। Then too much competition, बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया भाई। या नंबर 4, better alternatives of investment उनके पास अवेलेबल है, या फिर हम कह सकते हैं लैक ऑफ इंटीग्रेशन between the divisions, legal compliances are too many, या फिर आपको पता है ना अभी रिसेंटली ऐसा हुआ है
कि ये जो ड्रोन बनाते हैं ना, ड्रोन बनाने वाली कंपनीज ने गवर्नमेंट को अप्लाई करके बोला है कि आप ड्रोन बनाने की जो टेक्नोलॉजी है, इसके जो कंप्लायंसेस है उसको थोड़ा लिबरल करो, वरना हमारे बिजनेस में हमें बहुत ज्यादा कंप्लायंसेस करने पड़ रहे हैं, मोर देन 23 डायरेक्ट कंप्लायंसेस और उसके अलावा इनडायरेक्ट कंप्लायंसेस, वरना हम ड्रोन बिजनेस बंद कर देंगे। और गवर्नमेंट चाहती है, जो रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर में ड्रोन से हमला हुआ है ना मिलिट्री कैंप पर, तो गवर्नमेंट चाहती है कि ड्रोन का बिजनेस इंडिया में ग्रो हो और ड्रोन को नलीफाई करने के लिए एक टेक्नोलॉजी ग्रो हो। तो इसलिए ड्रोन बिजनेस को गवर्नमेंट बढ़ावा देना चाहती है। तो उन इंडस्ट्रीज का गवर्नमेंट ने अब एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया, बिकॉज लीगल कंप्लायंसेस बहुत ज्यादा है। लिकर बिजनेस बहुत ज्यादा लीगल कंप्लायंसेस है, तो लीगल कंप्लायंस बहुत ज्यादा होना ये भी एक डीमेरिट हो सकता है। या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन ड्यू टू ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व। भैया जो नया टेक्नोलॉजी है उसको अपग्रेड करने के लिए बहुत कॉस्ट होगा, इसलिए कंपनी डीमर्ज कर देती है। तो भैया ऐसे अलग अलग रीजन है डिवेस्टमेंट के। अगर कल को एग्जाम में क्वेश्चन आ गया व्हाट इज डिवेस्टिचर एंड व्हाट आर द रीजंस ऑफ डिवेस्टिचर, आई होप लिख पाओगे सब लोग। अरे बोलो भाई। हमने टाइप्स ऑफ डीमर्जर में पहला टाइप देखा है डिवेस्टिचर, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, डिवेस्टिचर के बाद नेक्स्ट सेकंड लिखते हैं स्पिन ऑफ्स, और उसमें आप मेरे साथ अब लिखोगे स्पिन ऑफ में। सब लोग प्लीज ध्यान रखना, जो मैं लिख रहा हूं उसे उस तरह से आपको पहले लिखकर फिर हम वहां पर जाके उसे समझेंगे। मेरे हिसाब से आपको लिखते वक्त ही समझना चाहिए, लिखते वक्त ही समझना चाहिए, बट फिर भी मैं बता रहा हूं आप लिख लो। स्पिन ऑफ्स को हम कहते हैं, पॉइंट नंबर 1, a business action where a company disjoins a division and creates new business entity which is separately listed in the stock exchange and has independent board of directors full stop. Point number 2, shares of the new business entity ब्रैकेट में subsidiary और डिस्ट्रीब्यूटेड। मैं रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा, आप लोग सर मजा आ गया। टू ऑल द शेयर होल्डर्स फुल स्टॉप। पॉइंट नंबर 3, thus spin off refers to the business division which becomes a independent undertaking after separation from parent company, after separation from
द पेरेंट कंपनी। ऑलरेडी मैंने इसका एग्जाम्पल आपको ऊपर दिया हुआ है डीमर्जर में। क्या हम कह सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का जब डीमर्जर हुआ था 2004 में इनटू रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस कैपिटल वेंचर, रिलायंस एनर्जी, रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड, तो वो जो डीमर्जर था वो डीमर्जर का कौन सा टाइप था? स्पिन ऑफ था। स्पिन ऑफ था ना। A business action where a company disjoins a division and creates new business entity which is separately listed in the stock exchange and has an independent board of directors। तो हम लिखेंगे एग्जाम्पल रेफर डीमर्जर एग्जाम्पल। बढ़ते आगे, स्पिन ऑफ के बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्प्लिट्स, टाइप ऑफ डीमर्जर। स्प्लिट्स, स्प्लिट्स जिसको हम अब लिखेंगे स्प्लिट्स में पहले, इट इन्वॉल्व्स, स्प्लिट में इट इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग द कंपनी, dividing the company into two types of split। तो स्प्लिट में कंपनी को दो टाइप्स में डिवाइड किया था। हम के फर्स्ट इज, बार बार इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट इज स्प्लिट अप्स एंड सेकंड इज स्प्लिट ऑफ्स। स्प्लिट ऑफ्स पॉपुलर नहीं है, सबसे पॉपुलर स्प्लिट अप्स है। स्प्लिट अप्स में आप लिखो पॉइंट नंबर 1 नीचे, when all the capital, stock and assets are exchanged for those of, when all the capital and assets are exchanged for those of two or more newly established companies resulting into liquidation of the parent company। तो स्प्लिट अप्स में क्या होता है, पेरेंट कंपनी लिक्विडेट हो जाती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में स्पिन ऑफ हुआ था क्योंकि ओरिजिनल कंपनी रही थी, ओरिजिनल कंपनी वैसे थी, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में स्पिन ऑफ हुआ था। यहाँ पर हम कहते हैं when all capital, stock and assets are exchanged for those of two or more newly established companies resulting to liquidation of the parent company, it is called split ups, it is called split ups। एग्जाम्पल, उसका बेस्ट एग्जाम्पल है HP कॉर्पोरेशन। स्प्लिट अप इनटू HP इंक, और उसके बाद में हम कहेंगे HP एंटरप्राइजेस। HP इंक जो है वो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बिजनेस में है, एंड HP एंटरप्राइजेस हम कहेंगे टैबलेट्स, लैपटॉप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में है, जिसमें हम कहेंगे HP corporation was wound up, या was liquidated, ऐसे लिखो, was liquidated after the above split up।
मैं सबको स्प्लिट ऑफ के बारे में बताऊं, स्प्लिट ऑफ के बारे में बताऊं, उससे पहले मुझे आप सब लोग बोलो, जो यहाँ पर हम स्प्लिट्स पढ़ रहे हैं, स्प्लिट्स में और ऊपर जो हमने स्पिन ऑफ पढ़ा है, स्पिन ऑफ में और स्प्लिट में क्या फर्क है? क्विकली, स्प्लिट में और स्पिन ऑफ में, स्प्लिट अप्स में बोलो, चलो स्प्लिट अप्स में और स्पिन ऑफ्स में क्या फर्क है? स्प्लिट अप्स में और स्पिन ऑफ्स में क्या फर्क है? वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। स्प्लिट अप्स में और स्पिन ऑफ्स में क्या फर्क है? वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। डिस्कनेक्ट हो गया मेरा तो, आई डोंट नो यार, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है, व्हाई इट इज डिस्कनेक्टेड? यस, बोलो। स्प्लिट अप में और स्पिन ऑफ में क्या फर्क है? स्पिन ऑफ में जो पेरेंट कंपनी है वो बनी रहती है, और स्प्लिट अप में पेरेंट कंपनी लिक्विडेट हो जाती है। स्प्लिट अप में पेरेंट कंपनी लिक्विडेट, ध्यान रखना, रिलायंस इंडस्ट्रीज अभी भी है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज का ही क्या हुआ था? स्पिन ऑफ हुआ था, रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्पिन ऑफ हुआ था, और रिलायंस इंडस्ट्रीज अभी भी है। बट एचपी कॉर्पोरेशन का स्प्लिट अप हुआ था इनटू एचपी इंक एंड एचपी एंटरप्राइज, मतलब पेरेंट कंपनी का हम कह सकते हैं क्या होता है? लिक्विडेशन हो जाता है। ठीक है, एक और चीज, ये एक चीज है, और एक चीज क्या है? और एक चीज क्या है? ये तो एक चीज है जो आपको सिंपली समझ में आ रही है, एक और चीज है जो आपको समझना चाहिए, एक और चीज है स्पिन ऑफ में और स्प्लिट ऑफ में जो आपको समझना। जो ये बात बता पाएगा ना, सेकंड पॉइंट जो मैं बोल रहा हूं, तो मैं समझूंगा उसे स्पिन ऑफ और स्प्लिट अप सही मात्रा में समझा है। एक तो डायरेक्टली है जो प्रकाश ने बोला, बहुत सिंपल है भैया, स्पिन ऑफ में जो पेरेंट कंपनी है उसका एग्जिस्टेंस बना रहता है, और स्प्लिट ऑफ में पेरेंट कंपनी लिक्विडेशन हो जाती है। तो बहुत सिंपल है स्प्लिट ऑफ में, बट एक और मेन डिफरेंस है, मैं कहूंगा हिंट दे रहा हूं आपको, स्पिन ऑफ के पॉइंट नंबर 2 में है वो हिंट, स्पिन ऑफ के पॉइंट नंबर 2 में हिंट है। क्विकली, वेटिंग फॉर योर कमेंट। स्पिन ऑफ के पॉइंट नंबर 2 से आप रेफर कर सकते हो, स्प्लिट ऑफ का वो एक पॉइंट दे सकते हो। कल को आ गया डिफरेंस बिटवीन स्पिन ऑफ एंड स्प्लिट अप, तो आपको वो डिफरेंस दिखते आना चाहिए। दो डिफरेंस हुआ, थर्ड एग्जांपल होगा। चला है, किसी को आ नहीं रहा तो मैं बताऊं आपको, तो आपको ओ ऐसा है क्या, आपको क्लियर होगा। चल आए, एक मिनट सोचने दो, ठीक है, लो एक मिनट सोचो। मैंने जो फेमस एग्जाम्पल दिया है उससे लिंक करके आप सोच सकते हो। यस, स्पिन ऑफ में और स्प्लिट ऑफ में जो मेन डिफरेंस जिसके बारे में मैं आपको आपको पूछ रहा हूं, पहला तो बहुत सिंपल है, सेकंड डिफरेंस, थर्ड तो एग्जांपल होगा। प्रियदर्शनी, ये तो शेयर डिस्ट्रीब्यूशन स्प्लिट अप में भी हो रहा है ना, स्प्लिट अप में भी तो शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं ना, एचपी कॉर्पोरेशन के बाद एचपी इंक और एचपी आपके एंटरप्राइज का शेयर्स तो मिले ना शेयर होल्डर्स को। सुनो 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 सुनो, शायद आपने नहीं सोचा होगा इस तरह से, सुनो। स्पिन ऑफ में जो एग्जाम्पल हम डिस्कस कर रहे हैं, आपको याद रखना है, अरे यार जब रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्पिन ऑफ हुआ था, और रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्पिन ऑफ हुआ था इनटू रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस एनर्जी, रिलायंस हम कह सकते हैं नेशनल रिसोर्सेज लिमिटेड, तो जो स्पिन ऑफ हुआ था उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर होल्डर्स को, रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर होल्डर्स को इन सारे कंपनीज के शेयर्स मिले थे, इन सारे कंपनी के शेयर्स मिले थे, उन्हें अपने शेयर्स को एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं थी। कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज का मैं शेयर होल्डर था ना, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने क्या कर दिया, मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर होल्डर हूं, तो मुझे उन्होंने रिलायंस कैपिटल के, रिलायंस कम्युनिकेशन के, रिलायंस एनर्जी के, रिलायंस नेशनल रिसोर्स के शेयर्स डायरेक्टली दे दिए। मतलब स्पिन ऑफ में जो शेयर्स दिए जाते हैं उसमें शेयर होल्डर को अपने शेयर्स देने की जरूरत नहीं है, वो शेयर्स शेयर होल्डर्स को एज ए स्पेशल डिविडेंड मिलता है।
स्पिन ऑफ में जो नए कंपनी के शेयर्स मिलते हैं शेयर होल्डर को एज अ स्पेशल डिविडेंड मिलते हो, उसके लिए उसे अपने एग्जिस्टिंग कंपनी के शेयर्स को देने की जरूरत नहीं है। वेयरएज स्प्लिट अप में ध्यान रखना, जब शेयर होल्डर्स ने अपने एचपी कॉर्पोरेशन के शेयर्स सरेंडर किए, उसके एक्सचेंज में उनको एचपी इंक और एचपी एंटरप्राइज के शेयर्स मिले। मतलब स्प्लिट अप्स में शेयर होल्डर्स को अपने शेयर्स एक्सचेंज करने पड़ते हैं विद द शेयर्स ऑफ न्यू एंटिटी। शेयर होल्डर को अपने शेयर्स एक्सचेंज करने पड़ते हैं। स्पिन ऑफ में शेयर होल्डर्स को शेयर्स एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं, ना ही कुछ देने की जरूरत है, वो डायरेक्टली मिलता है। अरे समझा ना? तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं वहां पर स्पिन ऑफ के उधर आप लिखो, वहीं पर हेडिंग में। ध्यान रखना, ये किसी किताब में नहीं दिया है, ये आपको हम लोग बेस्ड ऑन कॉमन अंडरस्टैंडिंग में आपके साथ शेयर करो। स्पिन ऑफ में आप वहीं पर हेडिंग में लिखो, shareholders need not exchange their shares for shares of new entity, that is new entity shares are received by them as special dividend whereas स्प्लिट में हम लिखेंगे हेडिंग में ही, कोई भी स्प्लिट हो, स्प्लिट ऑफ या स्प्लिट अप्स हो, शेयर होल्डर्स नीड टू एक्सचेंज their shares in parent company for the shares of new entity. I hope सबको स्प्लिट अप्स या स्प्लिट्स और स्पिन ऑफ्स में डिफरेंस क्या समझ रहा है। तो ये पहले दिमाग में गया। अच्छा, कई बार सुनो सर स्पिन ऑफ और स्प्लिट अप में ना कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन, अरे स्पिन ऑफ, अच्छा स्पिन ऑफ सर ने कहा था शेयर्स एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली मिलता है। स्प्लिट्स, अच्छा आपको शेयर्स एक्सचेंज करने पड़ेंगे नए एंटिटी के शेयर्स के लिए। ये पॉइंट आपको स्प्लिट्स में और स्पिन ऑफ्स में कभी भी कंफ्यूजन होने नहीं देगा। बाकी तो क्या है, बाकी तो आप उसे पढ़कर वहां पे लिखोगे, बट ये पॉइंट आपको कंफ्यूजन से दूर रखेगा। बढ़ू में आगे, स्प्लिट अप्स हो गया, उसका एग्जांपल हो गया। स्प्लिट ऑफ्स में जाते हैं। अरे बोलो भाई, स्प्लिट ऑफ्स में आप लिखो अब स्प्लिट ऑफ्स। पॉइंट नंबर 1, अ प्रोसेस whereby the capital stock of a division or subsidiary is transferred to shareholders of the parent company. Shareholders of the parent company. In exchange for part of the stock of the parent company, part of the stock of the parent company, part of the stock of the parent company आना चाहिए, parent company। अरे सर आपने स्प्लिट ऑफ के बारे में जो लिखा है, तो फिर स्प्लिट ऑफ में और स्प्लिट अप्स में क्या फर्क है? बोलो, स्प्लिट अप्स में और स्प्लिट ऑफ्स में क्या फर्क है? वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। स्प्लिट ऑफ का एग्जांपल देने की जरूरत नहीं, मैं आपके कमेंट्स का वेट कर रहा हूं। बोलो क्विकली। स्प्लिट अप्स में
और स्प्लिट ऑफ्स में क्या फर्क है? अरे यार ये वापस डिस्कनेक्ट हो गया यार, क्या चक्कर है? वेट अ मिनट, बार बार मोबाइल। बोलो। यहां सब वाले अपने शेयर्स पेरेंट कंपनी को देंगे, सब वाले, एंड उनको पेरेंट कंपनी का स्टॉक मिलेगा। तो मेरा सवाल प्रकाश क्या है, स्प्लिट अप्स में और स्प्लिट ऑफ्स में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में क्या डिफरेंस है, स्प्लिट अप्स और स्प्लिट ऑफ्स में? यस, सौम्या इज करेक्ट। सौम्या इज करेक्ट। भैया स्प्लिट अप्स में आप नई न्यूली एस्टेब्लिश्ड कंपनी होती है स्प्लिट अप्स में, वेयर स्प्लिट ऑफ्स में कैपिटल स्टॉक ऑफ अ डिवीजन और सब्सिडी तो होगा, मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होगा, नया नहीं होगा, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है स्प्लिट ऑफ्स में। और स्प्लिट ऑफ्स में नई एंटिटी एस्टेब्लिश की जाएगी, और यहां पर हम कहते हैं नई स्प्लिट ऑफ्स में नई एंटिटी तो एस्टेब्लिश होगी, पेरेंट कंपनी क्या होगी, लिक्विडेट होगी। स्प्लिट ऑफ्स में पेरेंट कंपनी लिक्विडेट नहीं होती है, स्प्लिट ऑफ्स में पेरेंट कंपनी बनी रहती है। सब्सिडी कुछ शेयर्स, सम पार्ट, कुछ शेयर्स पेरेंट कंपनी, पार्ट ऑफ द स्टॉक ऑफ पेरेंट कंपनी, ध्यान रखना, पार्ट ऑफ द स्टॉक ऑफ पेरेंट कंपनी है। स्प्लिट अप्स में सारे शेयर्स थे पेरेंट कंपनी के, यहां पर पार्ट ऑफ द शेयर स्टॉक ऑफ द पेरेंट कंपनी है। तो प्लीज समझना, स्प्लिट ऑफ्स और स्प्लिट अप्स में भी डिफरेंस है। स्प्लिट ऑफ्स में पेरेंट कंपनी लिक्विडेट नहीं होती है, उसके कुछ शेयर्स के बदले में आपको सब्सिडी के शेयर्स मिलते हैं। अरे समझा कि नहीं भाई सबको? भाई ये कमेंट बाद में करना, पहले स्प्लिट अप्स और स्प्लिट ऑफ्स में समझ रहे हैं डिफरेंस? प्लीज देखो, ये पॉइंट कहीं पर किताब में नहीं मिलेगा आपको, ये आपको रीडिंग बिटवीन द लाइन से समझना है। अच्छा, स्प्लिट अप्स में वो न्यूली एस्टैब्लिश्ड कंपनी थी, स्प्लिट ऑफ्स में वो एग्जिस्टिंग सब्सिडी थी। अच्छा, स्प्लिट ऑफ्स में वो पेरेंट कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा था, स्प्लिट ऑफ्स में वो नो लिक्विडेशन है। स्प्लिट ऑफ्स में वो सारे शेयर्स एक्सचेंज करने, स्प्लिट ऑफ्स में पार्ट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज करने। तीन डिफरेंस तो ये पे हो गए। स्प्लिट अप्स एंड स्प्लिट ऑफ्स में भी तीन डिफरेंसेस बताए मैंने, अपार्ट फ्रॉम एग्जांपल तीन डिफरेंसेस बताए। अरे बोलो भाई। अब इसका स्प्लिट ऑफ का एक बहुत पुराना एग्जांपल है, आपको सिर्फ नॉलेज के लिए दे रहा हूं। स्प्लिट ऑफ में आई डोंट नो कितने स्टूडेंट्स को पता है, डू यू नो विप्रो कंपनी का मेन बिजनेस क्या है? विप्रो कंपनी का मेन बिजनेस क्या है या क्या था? एनीवन, एनी आइडिया क्या था? आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई एम आस्किंग, विप्रो कंपनी, विप्रो कंपनी का मेन बिजनेस नहीं पता? विप्रो कंपनी का मेन बिजनेस था एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। विप्रो बल्ब आता था, विप्रो शिकाकाई आता था, विप्रो ऑयल आते थे, विप्रो का ऑयल आता था, विप्रो शिकाकाई, विप्रो बल्ब्स। इट वाज इनटू फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स बिजनेस। विप्रो कंपनी जब इनिशियली फॉर्म हुआ था, महाराष्ट्र के अमलनेर तालुका में, धुलिया में अमलनेर एक तालुका है, उस अमलनेर तालुका के अंदर विप्रो लिमिटेड जो कंपनी थी वो एफएमसीजी कंपनी थी। सोप, शिकाकाई, ऑयल, ऐसे प्रोडक्ट बनाती थी। अब उस विप्रो कंपनी का मेन टर्निंग पॉइंट आया जब आईटी रिवॉल्यूशन आया इंडिया में आफ्टर 1989। ये 1977 में कंपनी फॉर्म हुई थी। 1989 में जब आईटी रिवॉल्यूशन आया, राजीव गांधी ने इंडिया में फर्स्ट कंप्यूटर को एंट्री किया, वहां से आईटी रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। विप्रो ने आईटी में हार्डवेयर सेगमेंट में एंट्री किया, हार्डवेयर मतलब कैबिनेट बनाना, डेस्कटॉप का हार्डवेयर सेगमेंट में एंटर हुआ। और उसके बाद धीरे धीरे करके विप्रो सॉफ्टवेयर में भी एंटर हुआ। और आज विप्रो का मेन बिजनेस कितने तो भी लोगों को पता है, विप्रो इज मतलब आईटी कंपनी, उसका क्लासिफिकेशन भी आईटी कंपनी में होता है, बिकॉज जो उसकी पेरेंट कंपनी है एफएमसीजी वो लगभग खत्म हो गई है, बहुत निग्लिजिबल है। तो भैया विप्रो के पेरेंट कंपनी के कुछ शेयर्स के बदले में एफएमसीजी जो था, उनके पेरेंट कंपनी के शेयर्स के बदले में विप्रो ने अपने शेयर होल्डर्स को विप्रो के आईटी बिजनेस विप्रो लिमिटेड के शेयर्स जो दिए, उसको हम कहेंगे स्प्लिट ऑफ। उसको हम क्या कहेंगे? स्प्लिट ऑफ। तो हम कहेंगे
विप्रो लिमिटेड विप्रो हम लिखेंगे विप्रो लिमिटेड एंड विप्रो, ये पहले की विप्रो लिमिटेड है, बिफोर विप्रो लिमिटेड आईटी। तो आईटी क्या थी? सब्सिडरी थी। और विप्रो लिमिटेड का मेन बिजनेस क्या था? एफएमसीजी। और इसके एफएमसीजी वाज द पेरेंट कंपनी। ये आज भी है, विप्रो का एफएमसीजी डिवीजन है, बट उसका सेल्स बहुत निग्लिजिबल है। तो जब आईटी बिजनेस एक्सपांड हुआ, विप्रो ने एफएमसीजी के शेयर होल्डर्स को सब्सिडी के कुछ शेयर्स दे दिए, बदले में उनके एफएमसीजी के कुछ शेयर्स कम कर दिए। बोलो भाई, सबको समझा ना? मैंने आपकी नॉलेज के लिए स्प्लिट ऑफ का भी एग्जांपल दे दिया है। स्प्लिट ऑफ हो गया, स्प्लिट अप्स हो गया, स्पिन ऑफ हो गया। मैं अगेन कह रहा हूं, इन तीनों में हमने डिफरेंस भी डिस्कस किया। प्लीज प्लीज डोंट मेक कंफ्यूजन। अगर आपको कंफ्यूजन होता है, ये वीडियो बार बार देखो, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और स्प्लिट्स में और स्पिन ऑफ में तो अच्छा, स्पिन ऑफ में आपको कुछ एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं, जो भी मिलता है वो स्पेशल डिविडेंड मिलता है स्पिन ऑफ में। स्प्लिट्स में आपको एक्सचेंज करने पड़ते शेयर्स। अगर पार्शियली एक्सचेंज किए तो स्प्लिट ऑफ्स, पूरे एक्सचेंज किए तो स्प्लिट अप्स। उसके बाद फोर्थ टाइप ऑफ डीमर्जर हम लिखेंगे इक्विटी कार्व आउट्स। इस इक्विटी कार्व आउट का भी बहुत अच्छा स्टोरी है, आपको दूं क्या? इक्विटी कार्व आउट्स बहुत ही बढ़िया स्टोरी है इक्विटी कार्व आउट्स का। आई डोंट नो, आपको पता है इंडिया की नंबर 1 आईटी कंपनी कौन सी? इंडिया की वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। इंडिया की नंबर 1 आईटी कंपनी, एक ही स्टूडेंट को पता है क्या? बाकी स्टूडेंट्स को नहीं पता है? अच्छा, बाकी के स्टूडेंट्स लोड नहीं ले रहे, ठीक है, ओके फाइन। टीसीएस इंडिया की नंबर 1 आईटी कंपनी है। डू यू नो, ये टीसीएस 1977 में फॉर्म होने वाली कंपनी है। और ये लिस्टेड कंपनी कब बनी? 1999 में। 1977 से 1999 तक भी टीसीएस नंबर 1 आईटी कंपनी थी। बट टीसीएस 1977 से 1999 तक 100% सब्सिडी अ क्लोजली हेल्ड कंपनी ऑफ टाटा सन्स थी। टाटा सन्स की 100% सब्सिडी थी। 1999 में इंडिया में, वर्ल्ड में जब आईटी रिवोल्यूशन आया, आईटी सेक्टर के शेयर्स काफी बढ़ने लगे। 21st सेंचुरी में आईटी का बोल बोला होगा ये सोचते हुए, तो उस वक्त अपने आईटी सेक्टर के उस रिवोल्यूशन में अपने एंटरप्राइज का वैल्यू बढ़ाने के इंटेंशन से टाटा सन्स ने अपने टीसीएस के कुछ 10% शेयर्स मार्केट में पब्लिक को ऑफर किए और टीसीएस 99 में एक लिस्टेड पब्लिक कंपनी बन गई। यू विल बी सरप्राइज टू नो, एक शेयर 849 रुपीज एक शेयर दिया गया था विथ 1 रुपी फेस वैल्यू। ऐसे 850 रुपए में एक शेयर दिया गया था ऑफ 1 रुपीज फेस वैल्यू। मतलब अगर 10 रुपीज के हिसाब से करोगे तो 99 में एक शेयर की कीमत जो 10 फेस वैल्यू का था वो 8,500 रुपए के हिसाब से आईपीओ में आया था। 99 की बात करूं मैं। वो 1 रुपए फेस वैल्यू का शेयर जो 850 में दिया गया था, अगर उसी की आज वैल्यू निकाले तो उस एक शेयर की कीमत बोनस वगैरह सब मिला के लगभग 17,000 से 18,000 रुपए होती है ऑफ ₹850 शेयर। आज 2021 में लगभग 22 साल बाद 850 रुपए के 17,000 से 18,000 होते हैं। लगभग 20 टाइम्स ग्रोथ ऑफ इन्वेस्टमेंट यू हैव मेड इन टीसीएस इन द ईयर 1999। 20 टाइम्स। भैया आपके पैसे बैंक में 6 साल में डबल होते, 7 साल में डबल होते, 10 साल में डबल होते। यहाँ पे 20 साल में 20 गुना, मतलब हर साल 1 गुना डबल। टीसीएस में 850 रुपए उस वक्त लोगों ने भर भर के टीसीएस के शेयर्स खरीदे थे
और ये टीसीएस के अंदर जो टाटा ने अपने शेयर्स, टाटा सन्स ने अपने शेयर्स कुछ बेचकर उसको लिस्ट किया था, उसको कहते हैं इक्विटी कार्व आउट। उसको क्या कहते हैं? इक्विटी कार्व आउट। भूलोगे नहीं अभी इक्विटी कार्व आउट। आप लिखो इक्विटी कार्व आउट को लेकर वहां पर सब लोग। when a particular percentage of the shares of subsidiary company are being issued to the public through IPO for cash, it is called इक्विटी कार आउट्स। उसका मैंने अभी तक स्टोरी बताया नहीं, मैंने आपको सिर्फ एक पॉइंट बताया। स्टोरी में आपको बताऊंगा, आप बोलोगे हाँ ऐसा हुआ था। पॉइंट नंबर 2 मैंने कहा पहले इसको फोकस करते हैं। इट इंक्रीजेस कंपनीज स्टॉक प्राइस without sacrificing control of a valuable business unit। अरे आपको पता होगा जोमेटो का आईपीओ आने वाला है। जोमेटो ने आईपीओ आने से पहले अपने जोमेटो के प्रमोटर्स ने जोमेटो कंपनी के कुछ शेयर्स इन्फो एज को दिए, नौकरी.com को। वो भी क्या इक्विटी कार्व आउट है, हालांकि वो पब्लिक ऑफर ना होते, वो प्राइवेट है। पॉइंट नंबर 3 एग्जाम्पल, टाटा सन्स in the year 1997, I'm not sure 97 या 99 है, just correct कर शायद in the year 1999 है शायद से। in the 1999 diluted a certain percentage of its holding in closely held company। closely held मतलब wholly owned, TCS, as a part of equity carve-outs and issued the shares of TCS to public। certain person of equity and issue the shares of TCS to public। बोलो भाई, वेट करो मैं आपके रिप्लाई का। सबको समझा है तो यस सर बोलो। वी हैव डिस्कस्ड इक्विटी कार्व आउट्स। स्टोरी ये थी कि जो आईटी रिवॉल्यूशन आया था 97 से 2000 में, मैं आपको बता दूं उस वक्त हर आईटी कंपनी के शेयर्स आसमान की बुलंदियों पर छू रहे थे, स्काई स्क्रैपर्स की तरफ बढ़ रहे थे। हर कोई बंदा जो इंडिया में इन्वेस्टर बनना चाहता था, उसकी एक ही
मनीषा और इच्छा होती थी कि उसके पास आईटी कंपनी के शेयर्स हो। इन्वेस्टर्स आईटी कंपनी के शेयर्स पर टूट पड़ते थे। यस, मैं सही बात बता रहा हूं। यू बी सरप्राइज टू नो, सत्यम कंपनी का एक शेयर का दाम 3,300 रुपए हो गया था 98 99 आईटी रिवोल्यूशन में। इन्फोसिस के एक शेयर की कीमत जो 93 में आईपीओ आया था, 95 रुपीज में आया था आईपीओ, 95 रुपीज में, और उस वक्त 10 रुपीज फेस वैल्यू था। 93 में जो आईपीओ आया था 10 रुपीज फेस वैल्यू का, उसका 97 98 में एक शेयर की कीमत 17,000 रुपए हो गई थी, 17,000 रुपीज। सत्यम के एक शेयर की कीमत 3,000 रुपए। और उस वक्त जो भी आईपीओ आते थे, उस वक्त सब लोग ध्यान सुना, उस वक्त कोई अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस कंसेप्ट नहीं था। वो अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस कंसेप्ट आने के पीछे आईटी कंपनीज की देन है। कोई भी कंपनी अगर आईपीओ लाती है और उसके नाम के आगे अगर आईटी लिखा है या सॉल्यूशन इन टेक्नोलॉजी लिखा है, तो वो 10 टाइम्स 20 टाइम्स 50 टाइम्स हो सकता होता था। वैसे ही एक कंपनी ने 99 में डीएसक्यू सॉफ्टवेयर नाम से आईपीओ लाया। ये वो स्टोरी है। अब जैसे डीएसक्यू सॉफ्टवेयर लोगों ने देखा, आईपीओ डीएसक्यू सॉफ्टवेयर, लोग पागलों के साथ टूट पड़े। अरे भैया, उस वक्त इंटरनेट का जमाना नहीं था, प्रोस्पेक्टस कोई पढ़ता नहीं था। एक तो रजिस्टर्ड ऑफिस पर होता था और सेबी के पास होता था। तो भैया प्रोस्पेक्टस पढ़ते नहीं थे, ब्रोकर्स को पूछते थे भरना। ब्रोकर भी क्या है, सॉफ्टवेयर, भर दो। ये डीएसक्यू सॉफ्टवेयर के अंदर लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दिया 99 में, और 2002 में कंपनी डीलिस्ट हो गई। फिर पता चला कि भैया जो डीएसक्यू सॉफ्टवेयर कंपनी है, इसका जो बिजनेस था वो क्या था, वो सॉफ्टवेयर कंपनी से जो उनके सेकंड हैंड लैपटॉप्स कंप्यूटर्स होंगे, वो स्क्रैप में, भंगार में खरीदने के और उसको मार्केट में बेचने का। नाम था डीएसक्यू सॉफ्टवेयर। लोग पागलों की तरह शेयर्स खरीद लगे थे भैया। इसी की वजह से आईटी सेक्टर को लोगों ने, फिर गवर्नमेंट ने देखा कि काफी लोगों के फिंगर्स बर्न हुए भैया। डीएसक्यू सॉफ्टवेयर के नाम में ऐसे करोड़ काफी कंपनीज आके उन्होंने लोगों को चुना लगाया। भैया किसी भी इकोनॉमी का बैकबोन होता है स्टॉक मार्केट, तो ये स्टॉक मार्केट में लोगों का विश्वास बनाए रखे, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, रूल लाया अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस का। फिर जो कहते हैं ना, हर कंपनी को जब वो आईपीओ लाते हैं तो उन्हें अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस देना है, जिसमें कंपनी का बिजनेस एक्टिविटी क्या है वो बताना है, ताकि लोग कंपनी के शेयर्स में अप्लाई करते हुए पढ़ सके भैया कंपनी क्या बिजनेस कर रही है। वरना पढ़ता कौन था, भरना है भर दो, ऐसा होता था। Anyways, so that was equity carve-outs. We have discussed demerger and different types of demerger. अभी के सेशन में आज के सेशन में थोड़ा सा जल्दी रुकेंगे। हम स्लम सेल से कंप्लीट करते हैं, बिकॉज आई हैव अ डिफरेंट सेशन राइट नाउ। एग्जीक्यूटिव का मुझे लेना है, तो एक दूसरे सेशन के लिए मुझे तैयारी करना है। अभी मैं आपको सिर्फ एक नया कंसेप्ट, नेक्स्ट स्लम सेल हम डिस्कस कर लेंगे, स्लम सेल के बारे में। स्लम सेल, एनीवन हैविंग एनी आइडिया व्हाट इज स्लम सेल? स्लम सेल किसे कहते हैं, किसी को आइडिया है? स्लम सेल किसे कहते हैं? स्लम सेल किसे कहते हैं? ये कैपिटल गेन्स में आपने पढ़ा है, कैपिटल गेन्स चैप्टर में, स्लम सेल। एनीवन हैविंग एनी आइडिया स्लम सेल किसे कहते हैं? पूरा बिजनेस एक साथ बेच देना वो ठीक है, पूरा बिजनेस एक साथ बेचना। सबसे इंपॉर्टेंट भैया, जो बिजनेस बेचा है वो लमसम कंसिडरेशन में बचा है। लमसम कंसिडरेशन में मतलब किसी भी असेट को इंडिविजुअल वैल्यू नहीं किया। जैसे ओएलएक्स पर किसी ने अपने घर के फर्नीचर को डाल दिया, 5,000 में पूरे घर का फर्नीचर देना है। ओएलएक्स पर किसी ने अपने घर बेचकर कहीं जो दूसरे का शिफ्ट हो रहा है, पूरे घर का फर्नीचर एक साथ 5,000 में बेचना है, तो क्या कर रहा है, स्लम सेल कर रहा है। लमसम सेल कर रहा है। लमसम सेल, स्लम सेल, स्लम सेल अलग है, सेल अलग है, एक्सचेंज अलग है, ध्यान रखना। हम स्लम सेल की बात कर रहे हैं। तो स्लम सेल को लेकर जब ये होता है स्लम सेल, तो कंपनी स्लम सेल कौन से बिजनेस का करती है, उस बिजनेस का करती है जो गोइंग कंसर्न है। ना, स्लम सेल इज ऑलवेज डन ऑफ अ कंपनी और बिजनेस दैट इज अ गोइंग कंसर्न। तो स्लम सेल को लेकर आप लिखो ट्रांसफर ऑफ an undertaking concerned as a going concern
is called slum cell, full stop. Point number 2, transfer is for lump sum consideration without values being assigned to the individual assets and liabilities in such sale. सबको क्लियर है ना? अब इसमें स्लम सेल को लेकर आप वहां पे लिखो एग्जाम्पल उसका या उसका रेफरेंस दो स्लम सेल का। टाटा स्टील, एक्वायर्ड, ये हमने देखा था ना, भूषण स्टील, याद है क्या? इन स्लम सेल रेजोल्यूशन एप्लीकेंट कहते हुए उन्होंने 35,200 करोड़ में लमसम में एक्वायर किया था इन स्लम सेल। आई होप स्लम सेल सबको क्लियर है। यहां पर हम कहते हैं स्लम सेल के अंदर value being without values being assigned to individual assets or liabilities in such sale। आपके कमेंट्स कंसर्न एज गोइंग कंसर्न आप उसमें लिखो, नीचे नोट लिखो, नोट। Supreme Court has held that dash करके point number 1 where when assets are transferred for money consideration and consideration is discharged by any mode ब्रैकेट में money or assets, then it is sell। भैया असेट्स का वैल्यू निकाला, मॉनेटरी कंसिडरेशन निकाला, और वो जो कंसिडरेशन है वो मनी के फॉर्म में दिया गया या असेट्स के फॉर्म में दिया, कुछ मनी कुछ असेट्स, तो वो सेल होगा। नंबर 2 स्लम सेल नहीं होगा। when assets are transferred for a consideration of another asset, then it is exchange। तो ध्यान रखना स्लम सेल अलग है। यहाँ पर सेल किसे कहते हैं? असेट्स का मॉनेटरी कंसिडरेशन निकाला और उसका जो मॉनेटरी कंसिडरेशन है वो पार्शियल मनी पार्शियल असेट्स के फॉर्म में दिया, तो वही सेल होगा। और अगर असेट्स के बदले में असेट्स दिए गए तो वो एक्सचेंज होगा। ये आपको याद रखना है।
फिर नोट नंबर 2 लिखना, undertaking being transferred in slum cell means an undertaking in which investment or total income in which investment or income in which investment or income obtained exceeds 20% of net worth or 20% of total income respectively. %20 net worth, 20% ऑफ टोटल इनकम रिस्पेक्टिवली। भैया वो अंडरटेकिंग जो स्लम सेल में ट्रांसफर होगी, उस अंडरटेकिंग को, वही अंडरटेकिंग को हम स्लम सेल मानेंगे जिस अंडरटेकिंग का जो वैल्यू है वो कंपनी के नेटवर्थ का 20% से ज्यादा है या टोटल इनकम के 20% से ज्यादा इनकम आ रहा है, तभी वो अंडरटेकिंग को हम स्लम सेल के लिए कंसिडर करेंगे। आप एक एसेट बेचोगे लमसम में या 4-5 एसेट लमसम में बेचोगे जिसका 20% से कम वैल्यू है, उसको स्लम सेल नहीं मानेंगे। स्लम सेल बनने के लिए वो जो अंडरटेकिंग है उसका टोटल नेटवर्थ के 20% से ज्यादा का वैल्यू होना चाहिए उस अंडरटेकिंग में इन्वेस्टमेंट, या उसका इनकम जो है उस स्लम सेल वाले एसेट का 20% ऑफ द टोटल इनकम से ज्यादा इनकम उस पर्टिकुलर अंडरटेकिंग से आना चाहिए, तब वो अंडरटेकिंग स्लम सेल के लिए एलिजिबल मानी जाएगी। क्लियर है सबको? स्लम सेल ये आपने कंपनी लॉ में पढ़ा होगा, अंडरटेकिंग सेक्शन 280 में, सेक्शन 280 में पार्शियल सेल और ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग, सेल और ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग में। यस और नो? तो भैया यहाँ पर स्लम सेल को लेकर ये दो नोट्स आपको क्लैरिफिकेशन के लिए मैंने दिया है। ये फर्स्ट नोट सुप्रीम कोर्ट का, ये पॉइंट ए होगा, ये पॉइंट बी होगा, और फिर ये पॉइंट नंबर 2। स्लम सेल को लेकर आपको याद रखना है कि भैया वो लमसम में ट्रांसफर होता है एज ए गोइंग कंसर्न, उसमें वैल्यूज असाइन नहीं होते, और एग्जांपल मैंने दिया है। दैट कंप्लीट्स आवर डिस्कशन फॉर डीमर्जर। डीमर्जर के डिफरेंट टाइप्स लाइक डिवेस्टिचर, बिजनेस सेल, इक्विटी कार्व आउट्स, स्पिन ऑफ, स्प्लिट अप्स। वी हैव कंप्लीटेड स्लम सेल। अगर मैं हमारे उस पॉइंट्स को सिनॉप्सिस के देखूं तो हमें उसमें अब जो कंसेप्ट देखना था, जो देखना बाकी है, हमने ये पॉइंट नंबर 8 कवर कर लिया, पॉइंट नंबर 9 कवर कर लिया, पॉइंट नंबर 10 भी कवर कर लिया, 8, 9, 10 कर लिया। सिर्फ हमारा एक क्वेश्चन बाकी है, क्वेश्चन नंबर 11। 8, 9, 10 हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 बाकी है। वो क्वेश्चन नंबर 11 कल के सेशन में करेंगे, और कल के सेशन में हम फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। इज दैट क्लियर? अरे बोलो भाई। तो आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी, खुदा हाफिज। बचेंगे तो और भी लड़ेंगे। होप यू हैव अंडरस्टूड द सेशन। प्लीज रीड द नोट्स विच यू हैव रिटन केयरफुली। कोई भी आपको डाउट है मुझे अगले सेशन में जरूर बताओ। आपको सब कुछ क्लियर है ऐसा मैं प्रिज्यूम करता हूँ। स्पिन ऑफ, स्प्लिट ऑफ, ये जो डिफरेंसेस मैंने बताया, हो सके तो स्प्लिट अप्स और स्पिन ऑफ का डिफरेंस, जो 3 डिफरेंस मैंने बताया वहां पर लिख लो आपके नोट्स में, ताकि और क्लियरली हो जाएगा आपको।